10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 31, 32 एंड 33 क्या किया था? ओवर कर दिया था। आज चांस है क्वेश्चन नंबर किसकी? 34 की। बेसिकली मैंने तुम लोग को 44 AD और 44 AE दो सेक्शंस बताए थे प्रिजम्पटिव बेसिस पर टैक्सेशन लगाने के लिए 8% ऑफ द टोटल टर्नओवर इन केस ऑफ सेक्शन 44 AD इन केस ऑफ ऑल द बिजनेसेस एक्सेप्ट सेक्शन 44 AE। 44 AE में कहा गया था 7,500 7,500 पर मंथ पर व्हीकल के हिसाब से जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होती हैं, चाहे वो लाइट व्हीकल हो, चाहे वो हैवी व्हीकल हो, चाहे वो मीडियम व्हीकल हो, सारे केसेस में अब कॉमन ले आया गया है 7,500। जितने समय के लिए कोई एसएससी ओन करेगा उन व्हीकल को, ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास 10 व्हीकल होनी चाहिए। याद आया? हाँ या ना? उतने समय के लिए 7,500 पर मंथ के हिसाब से। अब चाहे गाड़ी खड़ी हो ओनरशिप में, चाहे वो चल रही हो, उससे कोई लेना देना नहीं। ये भी मैंने बताया था कि ये मान लिया जाएगा जब सेक्शन 44 AD और AE में बेनिफिट दिया जाएगा कि सेक्शन 30 टू सेक्शन 38 की सारी डिडक्शंस उसको दे दी जा चुकी हैं। अब उसको 30 से 38 तक की कोई डिडक्शन नहीं दी जाएगी। हाँ, केवल एक और डिडक्शन बची, सेक्शन 40B यानी पार्टनरशिप फर्म के केसेस में पार्टनर्स को दिया जाने वाला रिमनरेशन, वो इस इनकम से माइनस होगा। जो 8% या 7,500 के हिसाब से कैलकुलेट होकर के इनकम आएगी, उसमें से माइनस होगा। याद आएगा? याद आ गया? इसके अलावा मैंने इसमें बताया था कि जो हमारी WDV होती है ब्लॉक ऑफ एसेट्स की, वो कैरी फॉरवर्ड होगी, ये मानते हुए कि जो डेप्रिसिएशन हमें इनकम टैक्स एक्ट में मिलना चाहिए था वो मिल चुका है। बाकी माइनस करने के बाद जो कैरी फॉरवर्ड करेंगे WDV, वो उसी हिसाब से कैरी फॉरवर्ड करेंगे डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद एज पर द इनकम टैक्स प्रोविजंस। क्लियर? ये क्वेश्चन हम लोग को क्लियर करेगा कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 34 एंड क्वेश्चन नंबर 35। देखा जाए जो भी पढ़ा था उसका यूज़ क्या है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है। AB एंड कंपनी अ पार्टनरशिप फर्म, अंडरलाइन कर लेंगे, पार्टनरशिप फर्म engaged in the manufacturing business has a total turnover of rupees 59 lakh। अच्छा एक बात बताओ, सेक्शन 44 AB टैक्स ऑडिट याद आया होगा। 44 AB में टैक्स ऑडिट किस लिमिट तक होती है? 1 करोड़ से ऊपर बिजनेस के केस में, प्रोफेशन के केस में 25 लाख से ऊपर। बिजनेस है 1 करोड़ के नीचे है, बिजनेस है 1 करोड़ के नीचे है, तो सीधे से बोला गया आप 8% ऑफ टोटल टर्नओवर अपनी इनकम डिक्लेयर कर लें। कहा गया कि 59 लैक्स टर्नओवर कितना है? अच्छा, द डीड प्रोवाइड्स अ सैलरी टू पार्टनर्स, लिखा है ना, सैलरी टू पार्टनर्स कितना? 10,000 पर मंथ। कितने पार्टनर्स हैं? 2 पार्टनर्स हैं ईच, A एंड B। अच्छा, द फर्म यूजेज मशीनरी, मशीन यूज करती है एक फर्म जिसकी WDV 1 अप्रैल 2014 को कितनी है? 2 लाख। अच्छा, डेप्रिसिएशन अगर नहीं भी लिखा रहता तो भी हम 15% मान ही लेते हैं। अच्छा अब बताना है तुम लोग को, अगर 44 AD के प्रोविजंस यूज करें तो इसका क्या आप जवाब देंगे। इधर देखें, क्वेश्चन इज ओवर। सॉल्यूशन, एसएससी कौन है? AB एंड कंपनी। प्रीवियस ईयर 14-15, असेसमेंट ईयर 15-16। कॉम्प्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम, बोलो ना।
टर्नओवर 59 lakhs, परसेंटेज ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 44 AD कितना? नेट प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन अंडर सेक्शन 40 स्मॉल बी, 40 स्मॉल बी के पहले का इनकम पता चल गया, सारी डिडक्शन मिल गई। हाँ बताओ। 4,72,000 माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 40B। हाँ है ना? जब हम लोग 40B में डिडक्शन की बात करते हैं तो तुम लोग को फिर से याद करा दूं कि बोला गया था कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 40B दो डिडक्शंस मिलती हैं, ऐसे ऐसे एरो बनाया था। इंटरेस्ट टू पार्टनर्स, अदर रिमनरेशंस। इंटरेस्ट टू पार्टनर मैक्सिमम है 12%, याद आ गया होगा, उसके ऊपर का डिसअलाउ हो जाता है, पहली चीज़। दूसरा मैंने बताया था रिमनरेशन टू पार्टनर्स, उसमें बताया था बुक प्रॉफिट पर डिपेंड करता है रिमनरेशन। अब चूंकि इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट तो है नहीं, हम केवल किस पर कंसंट्रेट करेंगे? बुक प्रॉफिट, ताकि हम अमाउंट निकाल सके वो जिसकी अलावेबिलिटी मिलती है सेक्शन 40B में। और सेक्शन 40B में रिमनरेशन का डिडक्शन अगर जानना चाहते हो तो फर्म कितना पेमेंट करती है पार्टनर्स को, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन चीज ये है कि मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलनी चाहिए। मैक्सिमम डिडक्शन, अगर मैक्सिमम डिडक्शन के ऊपर ये चला गया तो ये नहीं मिलेगा, वही डिडक्शन मिलेगी। अगर ये मैक्सिमम डिडक्शन के नीचे है तो ये छूट मिल जाएगी आपको। क्लियर? अब ये देखना है मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी कितनी, उसके लिए हमको बुक प्रॉफिट होना चाहिए। और बुक प्रॉफिट के पहले 3 लाख रुपए पर याद करो तो 90% और 1.5 लाख, 1,50,000, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। अरे मैंने कहा था बच्चे भूखे मरेंगे, याद आया, तो विच एवर इज हायर। तो 90% और 1,50,000 विच एवर इज हायर, और रेस्ट ऑफ बुक प्रॉफिट का 60%, ये मैक्सिमम डिडक्शन मिलती है। चलो भाई देख लेते हैं कितनी डिडक्शन मिलती है। अब पहले तो हमें ये बताओ बुक प्रॉफिट क्या? बुक प्रॉफिट का मतलब मैंने तुम लोग को बताया था, अब याद करो बुक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। बुक प्रॉफिट का फिर मतलब मैंने बताया था इनकम कैलकुलेटेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। और यहां पर मैं खुद बोल रहा हूं कि हमारी इनकम 8% है, तो इनकम टैक्स के प्रोविजन के हिसाब से मेरी इनकम कितनी है? 4,72,000। हाँ है ना? अब 4,72,000 में मैंने 2 एडजस्टमेंट बताए थे। पहला एडजस्टमेंट बताया था इंटरेस्ट इन एक्सेस ऑफ 12%, वो तो दिया ही नहीं है, तो 0 हो गया। दूसरा रिमनरेशन टू पार्टनर्स, अरे इंसानों ये 4,72 तो खुद लिखा हुआ है बिफोर डिडक्शन अंडर सेक्शन 40B, दोबारा फिर ऐड करने की क्या जरूरत है? इसमें तो ऑलरेडी रिमनरेशन शामिल है, क्योंकि डिडक्शन अभी दी जानी बाकी है, तो इसमें इंटरेस्ट भी शामिल होगा और रिमनरेशन। तो सोचने की जरूरत नहीं, यही हमारा बुक प्रॉफिट हो गया, यही हमारा बुक प्रॉफिट हो गया। हाँ, बुक प्रॉफिट हम उस समय कैलकुलेट करते, बुक प्रॉफिट हम उस समय कैलकुलेट करते जब हमें पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया रहता, जिस तरह क्वेश्चन नंबर आपका पेज नंबर 40 में दिया है। देखें इधर एक बार देख ले, क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है, पूरा कैलकुलेशन करना पड़ता, देखना पड़ता। यहां पर तो वो टेंशन ही नहीं है, क्वेश्चन तो बड़ा हल्लुक है। क्या है? हल्का है, सीधे सीधे बुक प्रॉफिट। इसमें ना इंटरेस्ट का लोचा है क्योंकि वो 40B के बिफोर है, हमें वो एडजस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर इंटरेस्ट टू पार्टनर्स दिया रहता तो विश्वास मानो 12% का हम डिडक्शन लेस कर देते इंटरेस्ट का, क्योंकि 40B का डिडक्शन देने के पहले के प्रॉफिट का मतलब है बिफोर गिविंग एनीथिंग टू द पार्टनर्स। लेकिन अगर इंटरेस्ट होता है तो 12% तक अलाउड होता है, ये तो मालूम है, वो हम माइनस कर देते। तो यहाँ बुक प्रॉफिट में कोई लोचा है ही नहीं, हम सीधे सीधे बुक प्रॉफिट कितना ले लेंगे? 4,72,000। और इस 4,72,000 को 2 पार्ट में तोड़ेंगे।
फर्स्ट ₹3 लाख, चाहो तो अलग से वर्किंग नोट कर सकते हो, सीधे सीधे 90% ले लो, हाँ है ना, 90% का मतलब कितना, 2,70,000, और रेस्ट कितना बचा, 1,72,000, तो उसका 60% कितना आ जाएगा, 1,03,400, 1,03,200। तो मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन, मैक्सिमम परमिसिबल रिमनरेशन कितना आ गया, 3,73,200। और एक्चुअल में कितना जा रहा है, एक्चुअल में जा रहा है 20,000 रुपये, 10,000 रुपये एक आदमी को, एक महीने में 2 लोगों को, और 12 महीने में 2,40,000। तो बताओ कितना छूट दोगे, कितनी छूट दोगे, 3,73,200 या 2,40? 2,40। जब एक्चुअल कम दे रहे हो तो उसकी छूट, तुम खुद चीख चीख कर कह रहे हो कि हम तो 2,40 का पेमेंट किए, 2,40, तो 2,40 की छूट ले लो ना। हाँ, 3,73 से अधिक का बेनिफिट आपको नहीं मिल सकता। अगर ये 4,40 होता तो हम यहाँ 3,73 लिखते, 3,73,200। लेकिन चूंकि अभी ये कम हो गया एक्चुअल, तो हम केवल कितने की छूट देंगे, 2,40,000। बताएं नेट प्रॉफिट कितना आया, सॉरी एग्जैक्ट, दिस इज योर आंसर। टफ था क्या? अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा बेटा तो बड़ा गड़बड़ होने की चांसेस हैं, नोट करें इसको। इसी क्वेश्चन में पॉइंट नंबर बी भी दिया हुआ है, क्या है, what will be the profit from the business if each partner is paid ₹20,000 per month as a salary instead of 10,000? सुनो ना, ये हो गया अब पॉइंट नंबर बी। सारा कैलकुलेशन वैसे ही होगा जैसे किया है, बस जो एक्चुअल सैलरी है वो 10,000 ना होकर कितनी है, बताओ ये कितना आ जाएगा। अब बताओ मैक्सिमम छूट कितनी दोगे, हो गया ना लोचा।
तो अब आप यहाँ चेंज कर देंगे और क्वेश्चन पूरी तरह से नोट करेंगे, हमको बताएं कितना आया ये। दिस इज योर आंसर। पूरा नोट करेंगे आप लोग, खबरदार जो कभी आधा अधूरा किया तो। समझ में आई बात? बोलो। थोड़ी स्पीड ले आएंगे बाबू। हटा सकते हैं ना? बोलो। क्वेश्चन नंबर कौन सा आप देखेंगे आप? 35। एक्स ओन्स द फॉलोइंग कॉमर्शियल व्हीकल। याद आ गया, 44 AE की बात हो रही होगी जरूर। क्यों? एक्स ओन्स द फॉलोइंग कॉमर्शियल व्हीकल। अंडरलाइन कर ले ओन, अंडरलाइन कर ले वर्ड ओन। एक्स ओन्स द फॉलोइंग कॉमर्शियल व्हीकल, 2 लाइट कॉमर्शियल व्हीकल। अच्छा, टू लाइट्स व्हीकल हैं। एक 9 महीना 2 दिन यूज हुई, दूसरी 12 महीना यूज हुई। बोलो। फिर 2 व्हीकल हैं लेकिन ये हैवी हैं। क्या हैं? चलो भाई, एक 6 महीना 25 दिन यूज हुई और एक 11 महीना और 12 दिन यूज हुई। और फिर 2 मीडियम हैं, 6 महीना और 8 मंथ्स and 15 days. बोलो। Compute the income from business if X opts for the scheme under section 44 AE. Also compute his tax liability. हमें नहीं मालूम tax liability क्या होता है भाई, हमने तो पढ़ा ही नहीं अब तक। And calculate the income if the he deposit rupees 20,000 as PPF during the previous year. देखें इधर, अब ओन वर्ड लिख लिया तो ये 10 महीने के बराबर कैलकुलेट होगा, ये 12 महीने के बराबर का, ये 7 मंथ्स के बराबर का, ये 12 मंथ्स के बराबर का,
6 मंथ के बराबर और 9 मंथ्स के बराबर, और सब में रेट क्या लगेगा 7,500। तो कॉम्प्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम, अंडर सेक्शन 44 AE जरा देखो, 1 लाइट व्हीकल, अगर ये 11 गाड़ियां होती तो क्या ये बेनिफिट मिलता? मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए 10, हैं कितनी 6। 1 लाइट व्हीकल 7,500 फॉर 10 मंथ्स, कितना आ गया? अच्छा, दूसरा 1 लाइट व्हीकल अगेन 7,500 फॉर 12 मंथ्स। 1 हैवी व्हीकल कितने के रेट से, कितने मंथ्स के लिए, कितना? फिर 1 हैवी व्हीकल कितने महीनों के लिए? बड़ा अजीब है नहीं, टफ है बहुत, अच्छा इजी है। मन में आ रहा होगा काश ऐसा एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन, और आता है, और तुम ही लोगों में से वो बच्चे हैं जो गलत करके आते हैं। हमने ये नहीं कहा कि तुम, मैंने कहा तुम ही लोगों में से वो बच्चे हैं जो गलत करके आते हैं। इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। 60 इनकम बिफोर डिडक्शन अंडर सेक्शन व्हाट 40B 4,20,000। क्या ये पार्टनरशिप फर्म है? हमें तो नहीं लगता, कहीं लिखा है मिस्टर एक्स लिखा है तो इसका मतलब ये पार्टनरशिप फर्म नहीं है। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 40B कितना? तो नेट प्रॉफिट नोट कर। चलो एक चीज़ और बता दे, मैंने तुम लोग को अवॉइड करने के लिए बोला है, कर ही देते। इसमें पीपीएफ का भी एक अमाउंट दिया हुआ है, दिया है ना, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। पीपीएफ का कितना है दे दो, तो ये आ जाएगा टैक्सेबल इनकम। क्या आ गई? इस पर टैक्स लगा देना, और पूछा भी है टैक्स कितना, तो हम लोग अभी नहीं करेंगे उसको, टैक्स लगाना सीख लेंगे बाद में।
Question number, point number B. What will be the income if the trucks were not used for business for 2 months during the year due to strike? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आंसर पे, गाड़ी खड़ी हो या चल रही हो, आपकी ओनरशिप में है वही बहुत है। क्वेश्चन नंबर 37 देखें तो उसमें लिख दीजिएगा आंसर विल नॉट बी चेंज्ड, आंसर वुड बी द सेम। पॉइंट नंबर बी में क्वेश्चन नंबर 37, 5 मिनट लगेगा ख़त्म करने में। तुम लोग रीज़न वहीं पर लिखते चले जाना, रीज़न वहीं लिखते चले जाना। स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर एडमिसिबल एज डिडक्शन वाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। बताना है हाँ या ना, क्यों वो भी लिखना है। एन एक्सपेंडिचर ऑफ ₹20,000 incurred towards cost signs fixed on office premises for advertising the product of the SSE। अब मैं अपने बिजनेस के आगे एक साइन बोर्ड लगवा दूँ चमकता हुआ, चिल 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 करके लाइट जलती है, बताओ क्या वो एडवर्टीजमेंट का खर्चा कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है? पहली चीज़ तो ये बताओ। कई लोग कहते हैं कैपिटल, लेकिन इस पे कोर्ट केस आया है ना। ग्लो शाइन और नियोन साइन बोर्ड्स जो भी होते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए, हैवी तो एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन ये कब खराब हो जाए और फ्यूचर में इनका बेनिफिट मिले न मिले नोबडी नोज। ठीक है ना, एंड्योरिंग बेनिफिट्स नहीं मिलता, फ्यूचर एंड्योरिंग बेनिफिट्स नहीं मिलता, यानी फ्यूचरिस्टिक कई सालों तक यूज़ करेंगे ऐसा कोई गारंटी या श्योरिटी नहीं है। तो ये हमारा रेवेन्यू नेचर की तरह अलाउड हो जाता है, न कि कैपिटल नेचर। लिख दो रेवेन्यू एक्सपेंसेस अलाउड, रेवेन्यू एक्सपेंसेस अलाउड टू बी ट्रीटेड लाइक रेवेन्यू एक्सपेंसेस, हेंस अलाउड। चलें आगे। पॉइंट नंबर बी, स्टॉक इन ट्रेड लॉस बाय फायर 12,000। क्या हम इसको पीएल में डेबिट कर सकते हैं? क्या इसको खर्चे की तरह छूट ले सकते हैं? मेरा आग लगने से नुकसान हो गया, मैंने इंश्योरेंस नहीं कराया था, 12,000 रुपए का स्टॉक जलकर खत्म हो गया, तो बताओ क्या इसकी डिडक्शन मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, चाहे इंश्योरेंस कराया हो या ना कराया हो। जितना पोर्शन लॉस का होगा स्टॉक का, दैट इज वेरी मच डिडक्टेबल। मान लो 12,000 रुपए का स्टॉक जल गया, 10,000 का पैसा मिला, 10,000 रुपए मिले इंश्योरेंस कंपनी से, तो 2,000 रुपए डिडक्टेबल होगा लॉस। यहाँ पूरा का पूरा 12,000 डिडक्टेबल होगा। ठीक है, लिख लो अलाउड डिडक्शन। अमाउंट स्पेंट ऑन सक्सेसफुल सूट फाइल्ड अगेंस्ट अ पर्सन फॉर इन्फ्रिंजमेंट ट्रेडमार्क ऑफ द एसएसई। मान लो कोई बंदा, मैंने अगर अपने बिजनेस का ट्रेडमार्क ना कराया होता, बदलानी क्लासेस का ट्रेडमार्क नहीं कराया होता, कि करवाया है, मालूम है ना तुम लोग को? नहीं मालूम है? नहीं मालूम है, करवाया हुआ है। हम लोग टीएम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? टीएम यानी ट्रेडमार्क। देखते हो ना कई जगहों पर लिखा हुआ मिलता है, तो हम लोग का ये रजिस्ट्रेशन है। अगर कोई बंदा इस नाम को यूज करना चाहे तो क्या वो यूज कर सकता है? अरे नहीं, दौड़ा देंगे, पेनाल्टी लगा देंगे, कोर्ट केस कर देंगे। बात समझना। तो अगर मैंने 10,000 रुपए खर्च किए हैं, अमाउंट स्पेंट ऑन सक्सेसफुल सूट फाइल्ड अगेंस्ट अ पर्सन, सक्सेसफुल सूट चाहे सक्सेसफुल हो चाहे डिफीटेड हो, फिलहाल ट्रेडमार्क को सेफ रखने के लिए अगर मैंने किसी बंदे को केस किया क्योंकि वो मेरा नाम यूज कर रहा था और उस पर 10,000 रुपए लग गए, तो क्या ये खर्चा अलाउड होगा बिजनेस एक्सपेंसेस में? हाँ, बिजनेस की सेफ्टी के लिए जरूरी है। पक्की बात है ना? तो ये खर्चा क्या होगा? अलाउड होगा। Interest paid to bank ₹15,000 in connection with overdraft obtained for paying dividend। मैंने बैंक से लोन लिया था, ओवरड्राफ्ट करवाया, लोन मतलब ओवरड्राफ्ट ओडी, और 15,000 रुपए मेरे को इंटरेस्ट देने पड़े, क्या वो खर्चा अलाउड होगा? अगर मैंने वो अमाउंट बैंक से जो ओडी की तरह ली है वो यूज की है डिविडेंड को पेमेंट करने में, बिल्कुल अलाउड होगा, क्योंकि मेरा ओडी एक नॉर्मल बिजनेस का अकाउंट होता है, कभी पैसा प्लस और कभी पैसा माइनस होता है। उस पैसे को हम नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंसेस की तरह यूज़ कर सकते हैं, बिजनेस को में यूज़ किया जा सकता है। तो ये 15,000 इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट इज 100% डिडक्टेबल। कैसे बाइफर्केट करोगे कि यही वो कैश है जिसको यूज़ किया गया डिविडेंड में? पैसे पर थोड़ी लिखा हुआ है नाम, लेकिन वो ओवरड्राफ्ट है जो बिजनेस को फैसिलिटेट करता है रन करने के लिए, अलाउड है। लिख लें अलाउड।
एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 28,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मैंने एंटरटेनमेंट पर खर्च किया 28,000, ये अलाउड है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, बिना एंटरटेनमेंट के काम होगा? हम केवल तुमको पढ़ाते रहे बोर नहीं हो जाएंगे? अरे कभी पिक्चर देखा है, कभी घूम आए, कभी तुम लोग को घुमाया। बाबू पर्सनल तब होता जब हम उसको पर्सनल यूज में ले आते। यहाँ एंटरटेनमेंट का मतलब केवल एंटरटेनमेंट से ना लो कि केवल पिक्चर देखने गए घर वालों को लेकर के, ठीक है ना। एंटरटेनमेंट का मतलब खुद का एंटरटेनमेंट, नॉर्मल बिजनेस नेचर का, क्लाइंट्स का एंटरटेनमेंट, नॉर्मल बिजनेस नेचर का, और स्टाफ का या ऑफिस स्टाफ का, वर्कर्स का एंटरटेनमेंट। क्लियर? यह अलाउड एक्सपेंसेस है पूरा का पूरा। कैपिटल एक्सपेंडिचर 1 लाख फैमिली प्लानिंग पर किया है लिमिटेड ने, यानी कंपनी ने, अंडरलाइन कर लो एबीसी लिमिटेड। अगर ये कंपनी नहीं होती तो बिल्कुल डिसअलाउड होता, लेकिन अब चूंकि कंपनी है तो अलाउड होगा। कैपिटल नेचर का 5 बराबर किस्तों में लिख लो, 1 लाख डिवाइडेड बाई 5 ईयर्स इक्वल टू 20,000 अलाउड पर एनम इन 5 ईयर्स, इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट 20,000 spent in the previous year in connection with the statutory income tax proceeding। ओहो, इनकम टैक्स का कोई खर्चा अलाउड नहीं होता। इनकम टैक्स का कोई खर्चा अलाउड नहीं होता, मालूम है? सुनो, इनकम टैक्स अलाउड नहीं होता। इनकम टैक्स पर किया गया कोई खर्चा ना, अब ढंग से सुनो, सुनो ढंग से। इनकम टैक्स एज एन एक्सपेंसेस अलाउड नहीं होता क्योंकि वो डायरेक्ट टैक्स होता है, पहली चीज। अगर मैंने इनकम टैक्स पेमेंट करने के लिए कोई लोन ले रखा है और उस पर इंटरेस्ट हम दे रहे हैं तो क्या वो अलाउड होगा? नहीं होगा। अगर यहां पर जो मैंने 20,000 खर्च किए हैं वो इंटरेस्ट पर खर्च नहीं किए हैं इनकम टैक्स के, पेनाल्टी पर खर्च नहीं किए हैं इनकम टैक्स के, इनकम टैक्स के लिए पेमेंट नहीं किए हैं, बल्कि इनकम टैक्स बचाने के लिए इनकम टैक्स ऑफिसर हमसे ज़्यादा टैक्स मांग रहा था, मैंने टैक्स कम कराने के लिए मैंने केस फाइल किया और उस पर 20,000 रुपए खर्च कर लिए। क्या ये बिजनेस एक्सपेंसेस है? बिल्कुल है, क्योंकि बचा पैसा किसका? बिजनेस का। जाता किसका पैसा? बिजनेस का। क्योंकि जो इनकम आती वो मेरी पर्सनल इनकम मानी जाती है और उस पर डायरेक्ट टैक्स लग जाता। उसको बचाने के लिए मैंने उस पर 20,000 रुपए खर्च किए। क्या बुरा किया? आखिर बचा किसका पैसा? बिजनेस का, वो पर्सनल का है। क्लियर हुआ? लेकिन अगर इनकम टैक्स का अमाउंट होता वो डिसअलाउड होता। दूसरा, इनकम टैक्स पेमेंट करने के लिए मैंने कोई लोन लिया, उसका इंटरेस्ट भी डिसअलाउड होता। अब क्लियर है? पक्की बात है। 3,000 स्पेंट इन कनेक्शन विद इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू टेलीफोन कनेक्शन, ये हम पहले ही बता चुके हैं। इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू टेलीफोन कनेक्शन 100% अलाउड होता है। पिछले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन ये सॉल्व करवाया था। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ अ डायरेक्टर, एक डायरेक्टर है जिस पर 20,000 रुपए का खर्च किया गया और वो खर्चा एक नई मशीनरी को लेने विदेश गया हुआ था, तो क्या वो 20,000 का खर्चा अलाउड हो जाएगा? हाँ, टूर एंड ट्रेवल्स बिजनेस एक्सपेंसेस है, अलाउड होगा। लास्ट, कंपनसेशन पेड टू द विडो एंड चिल्ड्रंस ऑफ डिसीज्ड। हाँ बोलो, कितनी अच्छी बात बोला। आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो आप उसको एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करिए, या तो आप उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हुए मशीनरी की कॉस्ट में जोड़ दीजिए। सुन लें, दोनों कर सकते हैं आप, डिपेंड करता है सिचुएशन। फिर से देखें, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ अ डायरेक्टर ऑफ एबीसी लिमिटेड इनकर्ड ऑन अ यूएसए इन कनेक्शन विद द नेगोशिएशन ऑफ परचेज ऑफ अ न्यू मशीनरी। अगर इसमें क्लियर कट लिखा होता ऑन परचेज ऑफ अ न्यू मशीनरी, तब तो हम 100% उसको सोचते नहीं, कैपिटलाइज कर लेते। निगोशिएशन है, रिजल्ट क्या हुआ वी डोंट नो। हो सकता है मशीन खरीदी गई, हो सकता है मशीन नहीं खरीदी गई। अगर मशीन नहीं खरीदी गई तो आप सीधे सीधे इसको रेवेन्यू में चार्ज कर लो, अगर मशीनरी खरीदी गई तो आप इसको सीधे सीधे कैपिटलाइज कर लो। दूसरा ऑप्शन जो इनकम टैक्स में कवर किया जाता है कि इस तरह के खर्चों को आप चाहें तो पीएल में डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं एज अ रेवेन्यू मानकर। दिस इज नॉट योर अकाउंटेंसी, पहली चीज। ठीक है ना, पक्की बात है। लेकिन हाँ,
मोस्ट एक्सटेंट तक वही चीज़ एप्लीकेबल होती है जो अकाउंट्स में चलती है। तो यहाँ पर आप चाहो तो कैपिटलाइज कर सकते हो बिना किसी हेडेक के और टेंशन के, मशीनरी की कॉस्ट में। अब क्लियर है? तुम्हें लगता है मेरा जवाब ज़्यादा सही है, लिख लो, इट विल बी एडेड इन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द मशीनरी। कोई दिक्कत? पक्की बात। लास्ट, कंपनसेशन पेड टू द विडो एंड चिल्ड्रन ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉय ऑफ द फैक्ट्री ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द लेबर कोर्ट। अगर कंपनसेशन, ढंग से सुनना, अगर कंपनसेशन अपनी इच्छा से दूं, इसको मैंने 50,000 का कंपनसेशन दिया किसी चीज को लेकर के, मैंने इसको 50,000 का कंपनसेशन दिया, मैं वॉलंटरी कंपनसेशन की बात कर रहा हूं, लिख लो कहीं पर, वॉलंटरी कंपनसेशन नॉट अलाउड एट ऑल। वॉलंटरी कंपनसेशन नॉट अलाउड, अपनी इच्छा से मैंने अगर किसी को कंपनसेशन पे किया है, दैट इज नॉट अलाउड। लेकिन अगर कंपनसेशन स्टैट्यूटरी है या कोर्ट प्रोसीडिंग्स है या कोर्ट ऑर्डर्स के अगेंस्ट हमने पेमेंट किया है, कंपनसेशन अगेंस्ट कोर्ट ऑर्डर 100% अलाउड होता है। तो यहां क्या होगा? अलाउड होगा, क्योंकि कोर्ट प्रोसीडिंग्स वर्ड यूज किया हुआ है। क्लियर है? समझ में आई बात? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, तैयार हो? बोलो। अच्छा, लिखा हुआ है इंदर कुमार फर्निशेज द फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द प्रीवियस ईयर। ठीक है, हम उसकी कॉम्प्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो बच्चों के हाथ और पैर क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं। तो बच्चे, माँ बाप कहते हैं बच्चा मोटा नहीं हो रहा, मोटा नहीं हो रहा। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दे तो बच्चा वैसे ही फूल जाएगा। घर में जाएगा बच्चा, पापा कहेंगे ये क्या एग्जाम देने गए थे, तुम तो मोटे होकर क्या आ गए? तो पापा से कहेंगे पापा पेपर इतना अच्छा आया था कि हम लोग के हाथ और पैर क्या हो गए? फूल गए थे। नहीं नहीं, खुशी से फूला नहीं समाता, खुशी में आप पतले हो जाते हैं। और जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप हाथ पैर फुला देते। चले, कहावतें भी बड़ी अजीब अजीब है, नहीं? देखा जाए इस क्वेश्चन को, मजे लेने हैं, थोड़ी जगह चाहिए इस क्वेश्चन में, ज्यादा करो ज्यादा का इरादा। यही सब देखो तुम लोग, पढ़ाई की बात नहीं याद रहेगी, एड फिल्म हुई तो सब याद रहता है, बिल्कुल जबान पे। चलो भाई, नेट प्रॉफिट को पकड़ लें। कितना? अब एक काम करेंगे, मैंने तुम लोग को बताया, नीचे देखो या ना देखो, पहले जितनी भी एडजस्टमेंट डायरेक्ट अटैक कर सकते हैं कर लें। चलो नीचे एडजस्टमेंट ही देख लेते हैं। परचेज इंक्लूड अ पेटी परचेज ऑफ ₹21,000, इट्स पेमेंट वाज मेड बाई अ क्रॉस चेक। पहले ही आते ही टेंशन दे दिया। या अलाउड या डिसअलाउड? लास्ट क्वेश्चन जब मैंने पढ़े, चूंकि मैं लॉ का तो टीचर हूं नहीं, पक्की बात है ना, जब मैंने लास्ट क्वेश्चन जितने भी पढ़े थे क्रॉस चेक के, अकाउंट पे चेक के, तो मैंने जब भी क्रॉस चेक वर्ड पढ़ा, मैंने उसके साथ एक वर्ड जोड़ दिया था, क्रॉस्ड अकाउंट पे चेक। याद है? और मैंने कहा भी था लिख लो इसके आगे। आज हम जाते जाते इस चैप्टर को अलविदा कहते कहते, हो सकता है नेक्स्ट क्लास में हम लोग 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करें, लेकिन अब विदाई हो ही रही है इस चैप्टर की, तो 2 चीज़ों में फ़र्क समझ ले। क्रॉस्ड चेक क्या होता है और अकाउंट पे चेक क्या होता है, जानते हो तुम लोग? दोनों में फ़र्क समझते हो? क्रॉस्ड चेक और अकाउंट पे चेक में फ़र्क? हाँ बोलो। तालियां बजाओ इस बच्चे के लिए, ताकत ही नहीं है तुम लोगों में। ये क्रॉस्ड चेक है और ये अकाउंट पे चेक है। और ये बियरर चेक है।
ठीक, अब तक हम लोग इसको अवॉइड करते आए थे, लेकिन अब अवॉइड करना उचित नहीं। हमने कहा था इन दोनों को एक ही मानो फिलहाल, अब हम अलग अलग मानेंगे और अलग अलग पढ़ेंगे क्वेश्चन को। जब क्वेश्चन में लिखा रहे थ्रू चेक, क्वेश्चन साइलेंट हो, क्या मानोगे? जो ऑप्शन ले लो, लेकिन ऑप्शन लोगे या तो बियरर या तो अकाउंट पे, तो नीचे एजम्पशन में लिख देना इट हैज बीन एज्यूम्ड द चेक मींस ओवर हियर अकाउंट पे चेक, उस हिसाब से एडजस्टमेंट करना। बियरर चेक का मतलब होता है मैंने एक चेक निकाला और इस बच्ची को दे दिया, अब ये जा सकती है बैंक में अपना पैसा निकलवा सकती है, डायरेक्ट काउंटर पे जाएगी, चेक देगी, पीछे अपना नाम लिखेगी, टोकन लेगी और जा करके काउंटर से पैसा निकलवा लेगी, तुरंत के तुरंत ऑन द स्पॉट। जरूरी नहीं कि उस चेक को ये अपने अकाउंट में डाले, मर्जी है इसकी, अब चाहे तो अपने अकाउंट में डाले या तो काउंटर से ही कैश रिसीव कर ले। चेक किसने दिया था? मैंने दिया था, दैट इज ओके। इसने ये चेक इसको उठा करके दे दिया, इसने ये चेक उसको उठा कर दे दिया, तो भी ये बियरर चेक है। बियरर का मतलब वाहक, जो उस चेक को संभाले हुए है, जिसके हाथ में चेक होगा वो उसका मालिक माना जाएगा। क्लियर? हम इसको कभी भी अलाउड नहीं करते, अगर 20,000 रुपए से ऊपर का पेमेंट हो तो हम इसको कैश ही मानते हैं। क्या मानते हैं? अगर 25,000 दे दिया गया तो 25,000 पूरा का पूरा क्या माना जाएगा? कैश मान लिया जाएगा और डिसअलाउड हो जाएगा। क्लियर है? दूसरा, मैंने ये चेक नहीं दिया, मैंने अकाउंट पे ही चेक दिया, सॉरी क्रॉस्ड चेक दिया। कौन सा चेक दिया? 2 लाइनें खींच दी और मैंने दे दी। हाँ, अगर मैंने इस बच्ची को ये क्रॉस्ड चेक दिया है तो ये बैंक में जा करके कैश नहीं निकाल पाएगी, ये क्रॉस्ड चेक इसके अकाउंट में जाएगा। किसके अकाउंट में जाएगा? इसके अकाउंट में जाएगा। लेकिन लेकिन ये चाहे तो इस इंस्ट्रूमेंट को निगोशिएट कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है, इंडोर्स कर सकती है। क्या कर सकती है? इंडोर्स कर सकती है इस चेक को इसके फेवर में, क्योंकि अकाउंट पे ही नहीं है, क्रॉस्ड चेक है, जाएगा अकाउंट में ही, किसी न किसी के अकाउंट में जाएगा, लेकिन जाएगा अकाउंट में। Across the counter we cannot receive the amount in cash, means we cannot convert this check into cash. हम काउंटर पे जा करके बैंक के इसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, बस एक लिमिटेशन बढ़ गई। बियरर चेक आप कैश ले सकते हो, क्रॉस चेक आप कैश नहीं ले सकते, बस इतना अंतर है। लेकिन अभी भी इसके पास मौका है कि इस चेक को इंडोर्स कर दे दूसरे को, दूसरा तीसरे को इंडोर्स कर दे, तीसरा चौथे को। बियरर मालिक नहीं माना जाएगा, जिसका उस चेक के पीछे नाम लिखा होगा वही उसका मालिक माना जाएगा। इंडोर्स करना पड़ेगा। क्लियर है? लेकिन बेटा अगर मैंने अकाउंट पे ही चेक लिख दिया तो लाख जतन कर लो, न तो आप काउंटर से कैश ले पाओगे और न ही आप इंडोर्स कर पाओगे, क्योंकि जिसका नाम मैंने यहां लिख दिया टू पे में, उसी के अकाउंट में ही ये चेक जाएगा। तुम लाख चाह लो कि हम इस चेक को इंडोर्स कर दें, नॉट पॉसिबल एट ऑल। तीनों में फर्क समझ में आया? पक्का? अब अगर हम लॉ को दोबारा रीड करें जो पहले पढ़े थे 20,000 के ऊपर वाला, उसमें लिखा है द पेमेंट मस्ट बी मेड थ्रू अकाउंट पेई चेक और अकाउंट पेई ड्राफ्ट। ओके, अकाउंट पेई चेक और अकाउंट पेई ड्राफ्ट किसकी बात हो रही है? इसकी या इसकी? केवल इसकी बात हो रही है, जिसको आप इंडोर्स नहीं कर सकते। यानी अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए द पेमेंट हैज बीन मेड थ्रू क्रॉस्ड चेक, तो क्या वो अलाउड होगा? ना, क्योंकि वो अभी भी इंडोर्स किया जा सकता है। पिछले क्वेश्चन में जब हम क्रॉस्ड चेक बोल रहे थे तो मेरा इंटेंशन नहीं था आपको उस समय क्लैरिफाई करना, मेरा इंटेंशन था जब हम छोड़ेंगे क्लास को तो आपको इन तीनों में क्या बताएंगे?
फ़र्क बताएंगे, क्योंकि लॉ का मैटर बीच में इनकम टैक्स में आ गया। तो अब आपको ध्यान देना पड़ेगा, अगर केवल क्रॉस्ड चेक है तो नॉट अलाउड इन एक्सेस ऑफ रुपीज वॉट 20,000। अब तो समझ में आया। और ये भी क्या है, नॉट अलाउड, यानी 20,000 रुपए की आप ऊपर कोई भी पेमेंट करेंगे तो ये दोनों अलाउड नहीं है, केवल यही अलाउड है। पक्की बात, हटा सकते हैं अब, पक्की बात। अच्छा, अब जरा तुम लोग बताओ पॉइंट नंबर 1 का आंसर। परचेज इंक्लूड अ पेटी परचेज ऑफ ₹21,000, इट्स पेमेंट वॉज बाई अ क्रॉस्ड चेक। बताओ अलाउड होगा या नहीं, नॉट अलाउड। अब तो सही है, प्लस कर दो। पेमेंट इन एक्सेस ऑफ ₹20,000 थ्रू क्रॉस्ड चेक। अब तक हम जो मान रहे थे, मैंने कहा था क्रॉस्ड के साथ साथ क्या है, अकाउंट पे, तभी हम अलाउड भी कर रहे थे। क्लियर है? और मैंने लिख दिया था, कहा था ब्रैकेट में लिख दो अकाउंट पे, बोला था ना, नहीं बोला था? और तुम लोगों ने लिखा था, और उसके आगे जो आंसर था तब मैंने कहा था हेंस इट इज अलाउड। लेकिन अगर वहां से अब मैं हटा दूं अकाउंट पे ही लिखा है क्रॉस चेक, तो अब क्या लिखोगे उसका आंसर, नॉट अलाउड। ठीक है ना? चलो भाई, तो कितना रुपया डिसअलाउड है, 21,000। चलो सेकंड पॉइंट, एसएससी हैज ऑलवेज वैल्यूड द स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस। अच्छी बात है, तो हम भी मानते हैं कि आपको स्टॉक जो है कॉस्ट पर वैल्यूड करना चाहिए, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक को इसने मार्केट प्राइस पर वैल्यू कर दिया, जो कि 10% अधिक है। यानी एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक शोन, कितने पर शो किया गया है क्लोजिंग स्टॉक, 226,600, बोलो ना। एक्चुअल कॉस्ट ये 110% पर शो किया गया है, जबकि एक्चुअल में हमको शो कितने पर करना है, बताओ, 2,06,000। तो एक्सेस कितना हो गया, 20,600। अगर क्लोजिंग स्टॉक 20,600 से ज्यादा दिखा रहे हो, इसका मतलब आपका जीपी 20,600 से बढ़ गया, और अगर 20,600 से जीपी बढ़ गया तो एनपी भी 20,600 से बढ़ा होगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक अगर फालतू का ज्यादा दिखाओगे तो आपका नेट प्रॉफिट बढ़ना ही बढ़ना है। तो इतने से हमारा नेट प्रॉफिट क्या हो गया, बढ़ गया। क्या करें, उसको हटाओ, माइनस करो। एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना, 20,600। पक्का ना? आगे चल सकते हैं, कोई दिक्कत है? पॉइंट नंबर 3, ऑफिस सैलरी पेड इंक्लूड गिफ्ट ऑफ 10,400 टू द प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस। बोलो भाई। ऑफिस सैलरी पेड, सैलरी में हमने दिखाया है कि मेरा खर्चा हुआ कितना, 10,400। किस चीज का, प्रोप्राइटर को गिफ्ट दोगे, अपने आप को हम गिफ्ट दें और कहें दांत दिखा दिखा कर अपने ही बर्थडे पर हम नाचें, कोई फायदा नहीं है। क्या करो, माइनस, अच्छा प्लस, क्या है, गिफ्ट टू प्रोप्राइटर इन सैलरी, कितना रुपया है, 10,000। बहुत बढ़िया। दिवाली एक्सपेंसेस में 1,000 हमने खर्च किया है गिफ्ट देने में रिलेटिव्स को। ऐसे तो सारे रिलेटिव को गिफ्ट देते रहो, बिजनेस में खर्चे की तरह उड़ाते रहो। बोलो, जब रिलेटिव को एंटरटेन नहीं कर सकते तो रिलेटिव को गिफ्ट कहाँ से दोगे? तो यहां कर दो प्लस, गिफ्ट टू रिलेटिव। किसमें शामिल है ये, इन दिवाली एक्सपेंसेस, बोलो ना, कितना, बस 1,000 का लोचा था।
WDV छोड़ देते हैं, WDV छोड़ देते हैं नीचे। सेल्स टैक्स एक्साइज ड्यूटी अमाउंटिंग टू ओनली ₹20,000 20,000 नहीं मिसप्रिंट है, उसको सही कर लेना। 20,000 वेयर पेड ऑन और बिफोर 25 जून 2014। जबकि हमारा ऊपर सेल टैक्स का क्या लोचा है, ऊपर जरा देखो कहाँ लिखा है। हाँ, प्रोविजन फॉर टैक्स सेल्स टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी 25,000 लिखा है ना। पहले तो दिमाग में बैठा दो, प्रोविजंस क्या होते हैं, डिसअलाउड होते हैं। प्रोविजंस फॉर सेल्स टैक्स एंड एक्साइज कितना रुपया, अगर केवल ये लिखा रहता और नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया रहता तो हम सीधे सीधे डिसअलाउ करते थे। प्रोविजन का मतलब होता है पेमेंट नहीं हुआ, प्रोविजन का मतलब होता है पेमेंट नहीं हुआ, प्रोविजन का मतलब होता है पेमेंट। लेकिन अगर लिखा होता सेल्स टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी और कोई नीचे एडजस्टमेंट नहीं दी रहती तो मान लेते कि पेमेंट हो चुका है और समय पर हुआ है। लेकिन अब ऊपर भी लिखा है 25,000 प्रोविज़न, पहले तो उसको डिसअलाउ कर लो और नीचे की हेल्प से ये जानो कि रिटर्न की डेट तक क्या ये लायबिलिटी पेमेंट हुई है। सेक्शन 43B 6 पॉइंट बताए थे। सेक्शन 43B क्या ये रिटर्न की डेट तक पेमेंट हुआ है? हाँ, 25 जून तक 20,000 हो गया, तो जितना 25 जून तक हो गया रिटर्न की डेट तक हो गया उतना वहाँ क्या कर लो, डिडक्शन ले लो। तो एक्चुअल पेमेंट के बेसिस पर पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स एंड एक्साइज टिल द डेट ऑफ ROI, हाँ या ना, टिल द डेट ऑफ ROI कितना है, 20,000 की छूट ले लो, 25 की ना लो, 20 की ले लो, ये भी हो गया। इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट है? हाँ, लास्ट, उसके बाद हमारा केवल WDV के रिगार्डिंग 2 एडजस्टमेंट बची। ऑफिस सैलरी इंक्लूड्स 4 लाख ऑन विच टैक्स वॉज डिडक्टेड 5 जून एंड द सेम वॉज डिपॉजिटेड 16 जुलाई। सही है, रिटर्न की डेट के अंदर जमा कर दिया। रिटर्न की डेट का तो कुछ हिसाब किताब है नहीं है ना। डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम दिया हुआ है हमको। अच्छा, अब मैं बोलूं? हाँ बोलो। हाँ, कहीं ये लिखा है रिटर्न ऑफ इनकम की ड्यू डेट क्या है पूरे क्वेश्चन में? जब तुम लोग पढ़ोगे रियल में तो 6 महीना हमको कम से कम टाइम मिलता है, ठीक है। फिलहाल उसको भी किनारे कर देते हैं। कम से कम डेट जो होती है वो जुलाई होती है। फिलहाल तुम लोग उस चीज़ को किनारे करो। जब हम लोग रिटर्न ऑफ इनकम पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। सेक्शन 139(1) में देखेंगे हम लोग ऑडिटेड केस में क्या होता है, नॉन ऑडिटेड केस में क्या होता है, किसको रिटर्न जमा करनी जरूरी होती है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोविज़न। पहली बात तो प्रोविज़न तुम लोग को दिमाग में है ही नहीं। ये जो पॉइंट है ना, लिख लो, जो सेल्स टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी वाला लिख लो, सेक्शन 43B, रेफर सेक्शन 43B लिख लो। पहले तो सही जगह पर जाने की कोशिश करो। अमाउंट क्या है, डेट क्या है, वो सब बाद की बात है। ये जो लास्ट पॉइंट है 4 लाख वाला TDS वाला, ये 43B में नहीं आता, ये सेक्शन 40(a) में आता है। छोटा आदमी छोटी बात करेगा, ये इसमें आता है। याद आया कि खर्चा अलाउड होगा ही नहीं। अगर किसी नॉन रेसिडेंट को बिना TDS के कोई पेमेंट करते हैं, याद आया, दूसरा मैंने बताया था कि अगर किसी रेसिडेंट को पेमेंट करते हैं बिना TDS के, तो ये किस केस में आएगा, पहले में या दूसरे में? रेसिडेंट को पेमेंट किया है सैलरी का या नॉन रेसिडेंट को? रेसिडेंट को। पहले वाले में तो आएगा नहीं, पक्की बात है, हाँ या ना? दूसरे वाले में आएगा। और दूसरे वाले में जब मैंने बताया था ना, वो इतना दिमाग खाया था तुम लोग का, मैंने साफ साफ कहा था 30%। ओके, डिसअलाउड होता है। और अब मैं पूरी कहानी फिर से बताने जा रहा हूँ, ढंग से सुनना।
30% of any payment made to a resident, if any amount which is required to deduct the amount of TDS has not been deducted, point number 1, during the previous year. फिर से मैं वही चीज़ बता रहा हूँ और उसी तरह से बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर में डिडक्ट ही नहीं किया गया TDS, तो उसकी छूट मिलेगी उस साल जिस साल ऐसा TDS घटाया गया। दूसरा मैंने बताया, TDS has already been deducted but has not been made payment to government till the date of ROI, then the deduction will be allowed in that previous year in which the payment is made actually. अगर बिफोर रिटर्न ऑफ इनकम के पेमेंट मेड नहीं किया तो उसको फिर उस साल यानी कि उसके बाद किया होगा, उस साल डिडक्शन दो जिस साल ऐसा पेमेंट हुआ है। याद आया? फिर से अब हमें चुनना है कि इन 2 पॉइंट में से ये कौन वाला पॉइंट है। पहला, TDS हैज नॉट बीन डिडक्टेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। क्या 31 मार्च 2015 के बाद TDS डिडक्ट किया है? हाँ, तो पहले में आ गया। इसका मतलब इसकी छूट आपको कब मिलेगी? जिस साल ऐसा पेमेंट किया जाएगा। रिटर्न ऑफ डेट की तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं है, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न की बात ही नहीं आएगी। अब क्लियर हुआ? चलो, ऑफिस सैलरी इंक्लूड्स 4 लाख ऑन विच टैक्स वाज डिडक्टेड, यानी नॉट डिडक्टेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और डिपॉजिट किया गया 16 जुलाई 2015 को। इसका मतलब 30% डिसअलाउड हो जाएगा और वो अगले साल अलाउड होगा। प्लस हो जाएगा 30% ऑफ सैलरी disallowed as per section what 40 small, 1,20,000। क्लियर हुआ? अब आते हैं WDV पर। छोड़ दो WDV, बाकी चीज़ें देखते हैं। देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है सेल्स, ठीक है, स्टॉक ठीक है, स्टॉक ठीक है, परचेज ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ठीक है, रेंट रेट्स ठीक है, डेप्रिसिएशन ठीक है, जीपी ठीक है। कोई दिक्कत है? वापस आओ जीपी। रेंट ऑफ स्टाफ क्वार्टर अपनी जगह ठीक है। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स पेनाल्टी, ओहो, जब इनकम टैक्स अलाउड नहीं होता खर्चे में तो इनकम को इनकम क्यों मान रहे हो? वो भी तो पर्सनल है, तो रिफंड को आप लाएंगे नहीं। रिफंड ऑफ व्हाट? कितना रुपया? इनकम कम कर। सेल्स ऑफ अ मशीनरी क्यों लिखे हो? कैपिटल गेन की चीज यहां क्या कर रही है? बोलो ना। चलो, कितना? और सेल ऑफ मशीनरी जरूरी नहीं कि कैपिटल गेन हो, अगर ब्लॉक अभी भी जिंदा है तो उसका कैपिटल गेन अराइज नहीं होता। याद आया? पक्की बात है। ब्लॉक अब देखेंगे नीचे WDV क्या लिखा हुआ है। मैंने 2 एडजस्टमेंट छोड़वा रखी हैं अभी भी, लेकिन जो फालतू की चीज़ें उनको तो हटाओ। लास्ट, रिकवरी ऑफ बैड डेट्स नॉट अलाउड टू बी डिडक्टेड इन अर्लियर ईयर। जब पिछले सालों में हमको छूट नहीं मिली थी, इसका मतलब उस साल टैक्स लग गया था, तो अब जब रिकवर हुआ तो टैक्स लगाओगी? मत लगाओ। माइनस रिकवरी ऑफ बैड डेट्स, कितना? 6,000। सन्ड्री रिसीट, चलो इनकम साइड हम लोगों ने पूरा खत्म कर लिया। अब इसी के आगे हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है ना? इसी के आगे यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्सपेंसेस को देखते जाओ। सैलरी अपनी जगह ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस अपनी जगह ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों दिखाया है यहाँ पे? हटाओ और ऐड कर लो। कितना? कितना? 3,300। बोलो। फायर इंश्योरेंस अपनी जगह ठीक है, बैड डेट्स अपनी जगह ठीक है। क्या कर रहा है इनकम टैक्स भाई? यहाँ पे पर्सनल एक्सपेंसेस लिखोगे? डायरेक्ट टैक्सेस अलाउड होते हैं क्या? बोलो। हटाओ। एक्सपेंसेस ऑन सेल टैक्स प्रोसीडिंग अपनी जगह सही है। एक्सपेंसेस ऑफ इनकम टैक्स प्रोसीडिंग ठीक है, अलाउड है, अलाउड है बेटा, लिख लो ब्रैकेट में आगे अलाउड।
दिवाली एक्सपेंसेस ठीक है, लीगल एक्सपेंसेस ठीक है, मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोपराइटर, पर्सनल एक्सपेंसेस जोड़ने के लिए हो, मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ मालिक कितना। सबसे अच्छा था, एक मूवी आई थी, शायद तुम लोगों ने देखा कि नहीं, मालिक वाला वर्ड याद आ गया, कौन सी मूवी, एक मूवी थी प्यार तूने क्या किया, देखा था, उर्मिला मातोंडकर की थी। उसमें नौकर क्या करता है, मालिक चाय पियेंगे आप, मालिक खाना खाएंगे, इतना प्यार से, अब बाहर जाता टेलीफोन बूथ से कॉल करता, मैं गुंडा बोल रहा हूँ, 5 लाख रुपए पहुँचा देना, नहीं समझे, फिर आता मालिक आप परेशान हैं चाय पियेंगे और खुद ही को पैसा पहुँचवाता था। तो बड़ी अच्छी सीन थी वो, तो मालिक वर्ड से याद आया। मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ मालिक। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस ठीक है, रिपेयर ऑफ स्टाफ क्वार्टर ठीक है, बोनस पेबल टू एम्प्लॉइज अलाउड होता है या डिसअलाउड, पेमेंट बेसिस पर अलाउड होता है, पेबल लिखा है, अंडरलाइन कर लो, पेबल, पेबल का मतलब पेमेंट नहीं हुआ तो प्लस कर दो बोनस पेबल, यानी नॉट पेड, पक्की बात है ना। कितना रुपया, 2,20,000, बहुत हैवी अमाउंट है भाई। प्रोविजन फॉर टैक्स देख लिया, म्यूनिसिपल टैक्सेस फॉर स्टाफ क्वार्टर देख लिया, जनरल रिजर्व ना अपना, ट्रांसफर टू टैक्स पेमेंट करो, उसके बाद तुम जहां ट्रांसफर करो, टैक्स पेमेंट करने के बाद एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस अपनी जगह सही है। बचा क्या पूरे क्वेश्चन में, WDV, और WDV से क्या कंसर्न होगा, डेप्रिसिएशन, बस ना, पक्की बात है ना। ये नोट हो गया हो तो ठीक, नहीं तो हम इसको हटाने जा रहे हैं, ऊपर वाला केवल ये इतना हिस्सा तुरंत नोट करें। हो गया, देखेंगे इधर, क्या दिया हुआ है जरा वो एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। WDV ऑफ द ब्लॉक, पॉइंट नंबर 5, कंसिस्टिंग ऑफ मशीनरी एज ऑन 1 अप्रैल 2014, मैं जो बोल रहा हूँ ढंग से सुनो ना, 1 अप्रैल 2014 मिसप्रिंट है, लिखा है 1 अप्रैल 2013, उसको आप क्या कर लेंगे 1 अप्रैल 2014 इज ₹59,000, यानी ब्लॉक ऑफ मशीन, ब्लॉक ऑफ मशीन ओपनिंग कितना है 59,000। वन मशीन हुज बुक वैल्यू वॉज 1/4/2014, 1 अप्रैल 2014 अगेन, अगला पॉइंट में भी 1 अप्रैल 2014 कर लेना, जिसकी वैल्यू 5,000 थी उसको 25,000 में बेच डाला, उसको 25,000 में बेच डाला। तो हमने कहा था तुम लोग को कभी भी बुक वैल्यू से मतलब ही नहीं होता मशीन की, जितने में बेचा उसको माइनस कर दो, माइनस सेल ऑफ मशीन। अगर मान लो इस क्वेश्चन में यहां पर ये नहीं लिखा होता कि 25,000 में बेचा, तो हमें कैसे पता चलता 25,000 में बेचा, ऊपर पीएल के क्रेडिट में दिया हुआ है 25,000 में बेचा, तो कॉमन सेंस रखना पड़ता। तो सेल ऑफ मशीन कितनी, कितना बचा, हाँ या ना। तो डेप्रिसिएशन किस रेट से दिया है, क्या रेट, WD ब्लॉक का रेट दिया है क्या, कुछ ने दिया हो तो 15% मालूम है ना। मशीनरी का रेट क्या होता है बताओ कितना, 5,100 बोलो, तो ये हमारा आ गया क्लोजिंग WDV, कितना है 28,900। फिलहाल हमको 28 से मतलब नहीं है, किससे मतलब है, डेप्रिसिएशन से। दूसरा ब्लॉक ऑफ
दूसरा ब्लॉक किसका दिया है नीचे? फैक्ट्री बिल्डिंग, ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग। ओपनिंग कितनी दी है? तेज तो बोला करो। 90,000, वो भी 1 अप्रैल 2014 है, ध्यान देना। और कुछ नहीं लिखा है। तो बिल्डिंग पर जो फैक्ट्री के लिए यूज होती है उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगता है? 10%। बचा कितना? 81,000। ये हो गया क्लोजिंग WDV। अब एक चीज बताओ, ऊपर डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है, ऊपर ट्रेडिंग में, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में 15,000 कितना लिखा हुआ है, और हमें छूट कितनी मिलनी चाहिए थी? 14,100। तो जो डेप्रिसिएशन दिया है नॉट अलाउड, नॉट एज पर इनकम टैक्स, कितना? 15,000 वापस जोड़ दो, लेकिन डेप्रिसिएशन घटा दो एज पर इनकम टैक्स। बोलो ना, कितना कितना? 9,000 और 5,100। पक्का? ये लेस हो जाएगा। कुछ बचा क्या पूरे क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं बचा। ये आ गया आपका टैक्सेबल PGBP। बिजनेस इनकम कितनी है, जरा इन सबको ऐड और माइनस करके बताओ ना। 598, 798, 400। एक बार देख लेंगे आप लोग कैलकुलेशन। अब अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो क्या तुम लोग घबरा जाओगे? आसान है, बहुत ही सिंपल होते हैं, बशर्ते आपको सारे प्रोविजंस क्या हों, तैयार। थैंक यू बच्चों, थैंक्स अ लॉट। किस में 46? कौन सा नंबर है? 36। थैंक यू बच्चों।